मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के लोगों और राजनीतिक पार्टियों को जिस दिन का इंतजार था वो सामने आ गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बताया है कि दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए मतदान या वोट 5 फरवरी की तारीख को डाले जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू मौजूद थे। जी हां, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के साथ ही चुनाव परिणाम की तारीख भी बता दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के परिणाम यानी रिजल्ट 8 फरवरी यानी चुनाव के 3 दिन बाद जारी कर दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद चीन से एक और नया वायरस दुनिया के देशों में तबाही मचाने को निकल पड़ा है। इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी। जी हां, भारत ने इस बीमारी से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी है और राज्यों को इस खतरनाक वायरस के बारे में अलर्ट भी जारी कर दिया। जी हां, इतनी सावधानी के बावजूद भारत में HMPV के 8 मरीजों की पहचान की गई। चीन में कई हजार लोग महामारी की इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित महाराष्ट्र में इस वायरस से संक्रमित लोगों को चिन्हित किया गया है। जी हां, अभी हम कोरोना जैसी महामारी के मार से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और नई महामारी ने देश में दस्तक दे दी। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो सर्वेक्षण तंत्र को प्रभावित करके उस पर हमला बोलता है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक वाली चाल चलकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोला जिससे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों की रणनीति तहस नहस हो सकती है। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली गारंटी प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए बीजेपी और आप पर जोरदार हमला बोला है। शिव कुमार ने कहा कि जिस तरह हम लोगों ने कर्नाटक में वादा निभाया उसी तरह दिल्ली में भी वादा निभाएंगे। आने वाले दिनों में प्यारी दीदी योजना के जरिए कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजनीतिक चरम पर है। इस बीच मंगलवार को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने 12 जनवरी को बिहार बंद की घोषणा कर दी है। जी हां, राज्यपाल से मिलने के बाद पप्पू यादव ने राजभवन से बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। उन्होंने बिहार बंद के अपने आह्वान में राज्य के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन करने की अपील की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने विशेष अपील की है कि वो BPSC मामले में सड़क पर उतरकर बिहार बंद का समर्थन करे और छात्रों को न्याय दिलाने की आवाज बने। नेपाली सीमा के पास तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली, NCR, बिहार और असम सहित भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। जी हां, नेपाल भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में बसा है जहां भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है, जिससे हिमाचल का निर्माण होता है और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। जी हां, भूकंप के झटके खास तौर पर बिहार में महसूस किए गए, जहां लोग अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर देखे गए। भूकंप के कारण नेपाल में अब तक 53 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, अररिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा और नालंदा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके करीब 30 सेकेंड तक महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यूपी एकमात्र बची उपचुनाव की सीट मिल्कीपुर के लिए भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। जी हां, नवंबर 2024 में हुई यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में 7 पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि सपा को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। सपा ने सीसामऊ और करहल सीट अपने नाम की थी। दूसरी ओर बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीट कुंदर की भी अपने नाम कर ली थी। अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 25,753 परिवारों पर मंडरा रहा है खतरा। अमान घोषित हो सकती है इनकी नौकरियां। 15 जनवरी को होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित करने की कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। जी हां, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही कहा है कि उसके सामने 2 विकल्प हैं। 3 न्यायाधीशों की पीठ मामले की फिर से सुनवाई करे या इसे 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जो 19 दिसंबर से अंतिम दलीलें सुन रही है। 2013 के बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। जी हां, गांधीनगर की निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो जेल में बंद थे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये भी साफ किया कि इस दौरान कोई भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। जी हां, बता दें कि आसाराम फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज करा रहे वो हार्ट पेशेंट हैं और पहले हार्ट अटैक का सामना भी कर चुके हैं। इस कारण कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी। ये पहली बार नहीं जब कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर राहत दी हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति की कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने रामाराव को दी गई गिरफ्तारी से राहत भी हटा ली। जी हां, ये आदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले पर सुनवाई के बाद दिया गया। हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को इस मामले पर आदेश सुरक्षित रखे थे और मंगलवार को अपना अंतिम फैसला सुनाया है। जी हां, ये मामला तेलंगाना सरकार की ओर से फार्मूला ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दायर किया गया था। एसीबी ने 19 दिसंबर 2023 को रामाराव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी की पिछली बीआरएस सरकार के दौरान रामाराव ने 2023 में हैदराबाद में फार्मूला ई रेस आयोजित करने के लिए भुगतान किया था, जिसमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी की विदेशी मुद्रा में किए गए थे। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्थल की परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगी हुई, तो वहीं दूसरी ओर अब संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी न्यायालय पहुंच गया है। जी हां, अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशवदेव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बाला-ए किला है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी, बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई। जी हां, जयपुर, कोटा, बीकानेर समेत कई जिलों में स्कूल मकर संक्रांति के बाद ही खोले जाएंगे। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया। जी हां, पहले 7 जनवरी 2025 को राज्य के सभी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब अलग अलग जिलों के स्कूल अलग अलग डेट से खुलेंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।